जाट वोटों की चिंता सता रही है, इसीलिए तमाम नेताओं को लगा दिया है। जाट नेताओं को समझाना है, मनाना है, फुसला लेना है किसी तरह से। बिल्कुल नहीं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ कि जाट वोटों की चिंता नहीं सता रही है। आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने अगर हमारे निर्वाचित लोक प्रतिनिधि को बुलाया और उनसे बातचीत की तो मंशा एक ही था, उद्देश्य एक ही था कि हम जो किसान संगठन के प्रतिनिधि बैठे हैं, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, सबके साथ हम बातचीत करें, संवाद का सिलसिला जारी रखें और उनको बताएं फार्म लॉज के बारे में। और मुझे लगता है 1 to 1 बातचीत का असर बहुत गहरा होता है, इसलिए इन लोगों को बुला के कहा गया। और आप सब जानते हैं कि जनवरी 22 को ही आदरणीय नरेंद्र तोमर जी ने कहा था वी आर ए कॉल अवे, उसकी पुनरावृत्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। क्यों ऐसा हो कि कुछ किसान संगठन के प्रतिनिधि असंतुष्ट होकर बैठे रहे? हम चाहते हैं कि वो हमसे बातचीत करें, वो हमारे पास आए या हम उनके पास जाएं। तो अभी हम लोगों ने पहल की है। ये तो हमारे लोग 1 to 1 बात करना चाह रहे हैं। ये तो कहने वाली बात हो गई सारंगी जी, ये तो कहने वाली बात हो गई, लेकिन मन ही मन ये समझ तो आ रहा है ना बीजेपी को कि जाटों की नाराजगी मोल नहीं ले सकते हैं। पंजाब में देखिए ना कैसे सुपड़ा साफ हो गया पंचायत चुनाव के नतीजे में। सवाल ये है, ईमानदारी से अगर बात कीजिए तो सवाल यह है कि अलग अलग जगहों पर पंचायत हो रहे हैं। जरा वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। हमने मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई थी वो, उसके बाद सचिन पायलट ने जो दौसा में किया, फिर बिजनौर में जहां प्रियंका वाड्रा गांधी गई वहां की। इन पंचायतों में भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको चिंता तो हो रही होगी ना कि जाट खिसक जाएंगे। टिकैत के आंसू को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है किसानों ने। जाट मैं पुनरावृत्ति करूंगी, स्पष्ट शब्दों में कहूंगी कि ये किसी भी तरह की वोट की राजनीति या तुष्टीकरण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती है। हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ संवाद स्थापित करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। 1 to 1 हम बातचीत कर रहे हैं किसानों से। जितना भी आप लोग भ्रम फैला रहे हैं उसको दूर कर रहे हैं ये लोग। अखिलेश जी, अच्छा, वो 40 लोग में से वो 40 लोग 1 to 1 नहीं थे जो बात हो रही थी 11 राउंड के। देखिए अंजना जी, बात दरअसल में ये है, ये बीजेपी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। जब किसान आंदोलन चरम पे आया दिल्ली के बॉर्डरों पे शुरुआती दौर में, तो बीजेपी के लोग बताने लगे कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, नक्सली है, चीनी है, पाकिस्तानी है। फिर कहा ये सिर्फ पंजाब के ही हैं। अब पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया, तो अब फिर जो है बताने के जाट का है। तो ये जो बांटो और राज करो की स्टाइल है बीजेपी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, हिंदुस्तान जानते हैं। ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है, पूरे देश के किसानों का आंदोलन है और ये किसानों की ही बात है। इसमें जात धर्म बीजेपी या मोदी जी या गोदी जी कोई लाते नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसी महापंचायतों के जरिए विपक्ष इस मौके में पंचायत पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं इन पंचायतों के जरिए? क्या वो जाट पॉलिटिक्स का शक्ति प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव बना रहे हैं या नहीं? सीधा सवाल है आपसे। नहीं, हमारा तो अंजना जी सर्वजातीय संगठन है, हम तो किसी एक जात की बात नहीं करते। और हम तो पंचायतों के माध्यम से अपना संगठन का जो स्ट्रक्चर है, जो आंदोलन का बिल्डअप करना था गांव गांव में, हम उसको खड़ा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जो यहाँ पहुंच नहीं सकते, हम उनके बीच पहुंच रहे हैं। और जब भी कॉल दी जाएगी वो अपने अपने लेवल पे करेंगे। हम तो अभी मूवमेंट को बिल्डअप कर रहे हैं। देखिए बीजेपी की रणनीति ये है कि 1.5-2 महीने से बात ना करो, फसल कटाई का टाइम आएगा, चले जाएंगे। मैंने सारंगी जी से भी कहा था कि ईमानदारी से बात कीजिए। आपसे भी कहूंगी ईमानदारी से कि आप नहीं चाहते हैं, और ये स्ट्रैटेजी साफ नहीं दिख रही है कि जाट वोट बैंक का डर और खौफ बीजेपी के मन में पैदा करो, जिससे शायद वो आपकी बात मान ले। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, वरना इन पंचायतों का क्या मकसद है? नहीं, देखिए मैं तो ईमानदारी से अंजना जी बता रहा उन्होंने कहा बंगाल में करेंगे पंचायत। बंगाल से क्या मतलब? वहां का किसान तो आंदोलन भी नहीं कर रहा है। धर्मेंद्र जी, आप कौन सा पर्दा, खुल के बोलिए। तो उनके वहां के किसान को भी बताएंगे ना कि नुकसान आपका भी होने वाला है। एमएसपी बंगाल के किसान को भी नहीं मिलती, महाराष्ट्र के किसान को भी नहीं मिलती, और ना केरला के किसान को मिलती, ना कर्नाटक के। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि agritech.net एक वेबसाइट है भारत सरकार की,
उसको आप खोल के देख लो, उसमें हर मंडी का रेट है, किस फसल किस रेट पे बिकी, तो आपको पता लग जाएगा कि एमएसपी देश में मिलती कहाँ है। क्या 4 साल में गन्ना उत्पादन में की लागत में वृद्धि नहीं हुई? और आप 4 साल से कारपोरेट के साथ खड़े हैं, 1 रुपया भी आपने नहीं बढ़ाया, 15,000 क्या करोड़ जवाब रुपए का होगा? गन्ने का भुगतान नहीं किया। ठीक है। ये तमाम सवाल है। अजय आलोक जी, क्या जवाब होगा इसका? देखिए, स्वाभाविक अंजना जी, स्वाभाविक है, विपक्ष अपना सवाल बनाते रहेगा और पेश करते रहेगा, लेकिन विपक्ष ये समझ रहा है बहुत अच्छे तरीके से कि धीरे धीरे इनकी रणनीति जनता के सामने बिल्कुल आती जा रही है। उदाहरण स्वरूप आज दिल्ली के बगल में आसपास किसानों को कितना जिमावड़ा बच गया, वो आप खुद जाके देख लीजिए। हमारा तो ये कहना है कि आप बहस पे क्यों नहीं आते? जब हम कहते हैं आपको संसद में या संसद के बाहर कि किस कानून के किस प्रावधान से दिक्कत है, तो उस पर आप बात ही नहीं करते। नहीं जी, कानून वापस ले लो। आप बहस नहीं करते। हम कहते हैं कि छोटे किसान, सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा, आप कहते हैं नहीं जी, इस पर बात ही नहीं करनी है। बिल्कुल, आप बात तो कीजिए कि किस कानून से दिक्कत है। आलोक जी, हमारी दूसरी बात हो जाए बहस, आप कोई गैर तो नहीं, आज तक के माध्यम से ही हो जाए। बिल्कुल हो जाए सर, मैं तो कह रहा हूं एकदम हो जाए। आप तो इतने दिन से लोग वही तो बोल रहे हैं, चाहे वो कृषि मंत्री हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, चाहे कोई हो जाए। आपको कानून के किस प्रावधान से दिक्कत है, ये तो बताइए। शुरू करते हैं, तीनों कानून में किस प्रावधान से दिक्कत है? अभी शुरू करते हैं, आप फायदा बताओ। देश तो जानना चाह रहा है। तीनों का मैं कह रहा हूँ कि 3 कानून बताना चाहता हूँ। ने आपको 3 कानून में किस कानून से दिक्कत है? अरे आप बताइए। आप मेरी बात सुनो तो बताऊं। आप सुनो कि पहला जो कानून है कृषि एवं व्यापार वाणिज्य एवं संवर्धन सरलीकरण, उसके जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल किसी भी बिल की मूल होता है, उसकी आत्मा होती है। उसकी आत्मा से समर्थन मूल्य का नाम हटा दिया गया। उसमें कहा गया कि उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। मैं आज तक के माध्यम से कहता हूं कि समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। उचित और लाभकारी क्या होता है? जो आपके बिहार में 1200 रुपए में गेहूं खरीदते हैं, 1100 रुपए में खरीदते हैं, वो है उचित और लाभकारी। ठीक है। और जो समर्थन मूल्य है वो गेहूं का 1925 रुपए है। आप बताइए, इसका जवाब दें। ठीक है, बारी बारी से एक एक का जवाब लेंगे। इसका जवाब अजय आलोक जी। इसका जवाब है कि ठीक है, आप ये कहिए कि इस कानून में आप संशोधन कीजिए, आप इसमें एमएसपी डालिए। अगर तब सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तब तो कोई बात है। आगे बोलिए। कृष्णबीर चौधरी जी। अंजना जी, पहला सवाल तो मेरा सबके सामने ये है कि उत्तर प्रदेश के किसान पूरी तरह गन्ने पर निर्भर है। उसको पहले से ही वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। इस पहले कानून से और दूसरे कानून से उसको कोई लेना देना नहीं था, आज भी नहीं है। उसे उसके गन्ने का भुगतान समय पर हो। और दूसरी बात, इस बाजार के खुलने पर धर्मेंद्र मलिक बैठे वो सुन रहा है, 6,34,000 कट्टे गुड़ की खरीद हुई है, स्टॉक हुआ है कोल्ड स्टोरेज में। मंडी के बजाय लोगों ने किसानों के क्रैशर पर घर पे जाके खरीदे हैं, 40 रुपए ज्यादा दे के खरीदे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मुसीबत का कोई मतलब नहीं था, घर पे गए और 40 रुपए ज्यादा दे के 40 किलो कट्टे पे लिया। इसलिए कि जो अब तक का जो झमेला था, मंडी का जो टैक्स का और जो गुंडागर्दी थी, उससे पीछा छूटा। और अडानी अंबानी ने नहीं खरीदे, ये मुजफ्फरनगर के उन्हीं व्यापारियों ने जो गुड़ के व्यापारी हैं उन्होंने खरीदे हैं। पहली बात। दूसरी बात आ रहा हूं कि पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है अंजना जी, उसमें 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी और जेल साथ में, दोनों का प्रावधान है। किसी ने वहां विरोध नहीं किया। पश्चिम बंगाल की जो बात अब मैं सुन रहा हूं, वहां किसानों को जो सरकार 2-2 हजार रुपए की किस्त हर 4 महीने पे डालती है, वहां की सरकार ने तो सर्टिफाई भी नहीं किया वहां के किसानों के अकाउंट को